वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर, हमने करना है 4.3 करनी है आज हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। हमने दो इसमें मेथड्स करने हैं, क्रैमर रूल और एक इन्वर्जन मेथड। ठीक है, क्रैमर रूल आपके पास क्या होता है? क्रैमर रूल में आपने एक्स वाई और ज़ी, इसको एक्स वाई ज़ी भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जिस तरह का आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी दी जाती हैं। अगर x1 x2 x3 दिया जाए तो फिर हम इस तरह लिखेंगे उसको। अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आएगा आपके पास ए, जो आपके पास वहाँ पर बनेगा मैट्रिक्स, उसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे, उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास अगर आप बात करेंगे x1 की, तो ए के अंदर फर्स्ट कॉलम में आप जो बी होगा मैट्रिक्स, उसको आप लिख देंगे। और अगर आप x2 की बात करेंगे तो आप फिर सेकेंड कॉलम में उस बी को लिख देंगे। और थर्ड की अगर आप बात करते हैं जी की या फिर x3 की, तो हम इसमें थर्ड कॉलम में यहाँ पर आपके पास लिख देंगे बी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस हैं और किस तरह उनको सॉल्व करना है। ये आपके पास है क्वेश्चन, इसको आपने सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। अगर आपसे कहा जाए कि आपने क्रैमर रूल से करना है तो फिर आप क्रैमर रूल से ही करेंगे। ठीक है, फिर इन्वर्जन मेथड से आप नहीं करेंगे। और अगर आपको इन्वर्जन मेथड कह दिया जाता है तो फिर आप इन्वर्जन मेथड से ही करेंगे, फिर आप क्रैमर रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं अपनी मर्ज़ी से कि आपको जो आ रहा है आपने उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। आपको बाउंड कर दिया जाता है तो फिर आपके मार्क्स जो है वो उसी जो क्वेश्चन आपसे डिमांड की जाती है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दे दी हैं, इनको आपने क्या करना है, एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉलम 1 में, वाई वाले कोफिशिएंट्स को कॉलम 2 में, जी वाले कोफिशिएंट्स को कॉलम 3 में। अब यहाँ पर अगर आपके पास एक्स वाई जी दिया हुआ है तो आप एक कॉलम इस तरह का बनाएंगे, एक्स वाई जी। ठीक है, इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स दी जाती हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी इधर। अब ये आपके पास क्या होता है, ये होता है ए, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे क्रैमर रूल के लिए कि ये वाला जो अभी हमने फार्मूला कर रहे थे उसमें जो ए का डिटर्मिनेंट था वो होता है, ये ए होता है। और ये जिसको मैं कह रही थी कि आप फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, अगर आप x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये है मैट्रिक्स बी। और ये आपने फाइंड करना होता है एक्स, कैपिटल एक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स से मुराद है सिंगल कॉलम। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। चलिए, अब इसको इस तरह लिखने के बाद आप यहाँ पर ए लिख लेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए क्या मैट्रिक्स है। लिखने के बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 में आप लिखेंगे एलिमेंट जो आपके पास एंट्री आ रही है उसको, फिर ये जिस कॉलम में वो पड़ा हुआ है वो कॉलम, और जिस रो में वो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो डिलीट करने के बाद आपके पास जो बचेंगी 4 एंट्रीज उसको लिख देना है। फिर आएगा माइनस, जो फार्मूले के अंदर माइनस है, यहाँ पे प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस। इसी तरह अगर आप कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो पहले आता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट चलता है। ठीक है, अगर 4x4 का हो तो उसमें भी इसी तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आ गया फार्मूले का आ गया माइनस। अब आपके पास एंट्री है 1, आपने 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ के ये जो 4 बची हैं एंट्रीज उनको लिख देना है इधर। प्लस आ जाएगा यहाँ पर थर्ड वन वाला, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के ये जो 4 बची हैं आपके पास एंट्रीज उनको आपने लिख देना है यहाँ पर। अब इन एंट्रीज़ को आप क्या करते हैं, आप इसको करवाते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में आएगा माइनस, फिर इसको करवाएंगे इसके साथ। ठीक है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में आएगा माइनस, फिर 2 को करवाएंगे 2 के साथ। इसी तरह इसको 1 को 1 के साथ, दरमियान में आएगा -3 को 2 के साथ और आ जाएगा 6। यही बिहेवियर इसके साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद -10। ठीक है, अगर आपके पास -10 आ गई है, इसकी वैल्यू अब आपने फाइंड करना है बाय क्रैमर रूल। अभी जिसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है
तो आप फर्स्ट कॉलम में ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको आप एक्सपेंड कर देते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट भी बिल्कुल इसी तरह फाइंड करना है आपने। फर्स्ट कॉलम से इसको, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट एंट्री एज इट इज़। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करने के बाद आपके पास 4 जो एंट्रीज बची हैं उनको आपने इस तरह मल्टीप्लाई करवाना। -1 को 1 से, 2 को 2 से, दरम्यान में आ जाएगा माइनस। फिर आ जाएगी सेकेंड एंट्री, फार्मूले वाला माइनस, और फिर आ जाएगी सेकेंड एंट्री। चलिए अब आ जाएगी, फिर क्या करेंगे, फिर ये वाली रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के आप इसको 3 को 1 से, दरम्यान में आएगा -4 को 2 से, ठीक है। उसके बाद आएगा ये वाला आ गया -1, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के 3 को 2 से 6, माइनस जो दरम्यान में लगाएगा वो माइनस इसको प्लस कर देगा, और 4 1 जार 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने नीचे लगा दी है, ठीक है। ये जो नीचे लगाई है इसको मैंने साइड पे निकाल दिया है कि ये 1/, की फॉर्म में इसको बाहर निकाल दिए। फिर ये इसके साथ काट के आपको दे देगी एक्स की वैल्यू ये वाली। जब आप y फाइंड करेंगे फिर आपने क्या करना है, आपने सेकंड कॉलम में ये वाला भी लिख देना है, ठीक है। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको भी उसी तरह एक्सपेंड करना है जिस तरह इसको एक्सपेंड किया है, और फिर उसको -10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए देखें, अब आपके पास आया है, एक्सपेंड किया, -10 से डिवाइड किया, आपके पास आ गई है उसकी वैल्यू 0। तो y की वैल्यू आ गई है 0। जब आप z फाइंड करेंगे या x3 फाइंड करेंगे तो आप थर्ड कॉलम में जो b वेक्टर है उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको ज़रा सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू ये वाली। अब इसको आपने जो मैट्रिक्स आपने पहले फाइंड करना था, ये वाला, ठीक है, ये वाला x जो आपने फाइंड करना था, इसको अगर आपको XYZ दिया हुआ है तो आपने XYZ लिख देना है। अगर x1 x2 x3 दिया हुआ है तो आपने उसी तरह लिख के कॉलम मैट्रिक्स बनाकर फिर एंड पे उसको जवाब देना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स उसी तरह लिख के, लिखने के बाद उसकी वैल्यूज़ आगे दूसरे कॉलम में लिख के फिर आपने उसको जवाब दे देना है। सेकेंड वन में आपके पास दिए हुए हैं, अब यहाँ पर x1 x2 और x3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x जो आपके पास आएगा वो x1 x2 और x3 की सूरत में आएगा। सबसे पहले आपने लिख देना है a, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जिस तरह भी हमने किया था, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया, रो 1 से आपके पास आया है -55। x1 आपने फाइंड करना है, इसका मतलब है कि ये वाला जो b है इसको आप इसकी जगह पर फर्स्ट कॉलम में रखेंगे और इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। इसको जब आपने एक्सपेंड किया है तो आपके पास आया है, इसको सॉल्व करने के बाद -68। ये माइनस और ये माइनस आपके पास हो जाता है प्लस, तो 68/55 आ जाएगा। x2 जब आप फाइंड करेंगे तो आप जो मैट्रिक्स बी आपके पास है उसको आप कहाँ पे रखेंगे, सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में रखने के बाद आपने इसको रो 1 से एक्सपेंड कर दिया है। एक्सपेंड किस तरह किया है, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1 को एज इट इज़, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करने के बाद 4 एंट्रीज़ ये जो बची हैं आपके पास, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10, माइनस आ जाएगा 3 को 1 से 3। फिर ये वाली एंट्री 0 हो गई है, इसको छोड़ दें। अब थर्ड ये वाली जो है ये एंट्री इसी तरह लिख देंगे। ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट करने के बाद ये जो 4 एंट्रीज़ बची हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा है 12, 5 2 ज़ा 10, ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -59। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये। जैसे जैसे वैल्यूज़ निकालते जाना है उसको आपने साथ साथ ही हाईलाइट करते जाना है, आपके लिए भी आसानी होगी और एग्जामिनर के लिए भी आसानी होगी। x3 जो आप फाइंड करेंगे उसमें आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स जो है उसको आपने थर्ड कॉलम में पुट कर देना है। थर्ड कॉलम में पुट करने के बाद इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी ये। अब x जो आपने लिखा हुआ था उसको लिख लें, उसमें x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ लिख लें। यहाँ पर 68 बाय ये लिखा हुआ डिवाइड कर रहा है 55, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पर।
ये वाली तीनों वैल्यूज़। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक सिस्टम दे दिया गया है, यहाँ से आपने लिख लिया है मैट्रिक्स ए बी और ए एक्स और बी। ए आपके पास आ गया ये वाला, इसका आपने डिटर्मिनेंट लिया है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है रो 1 से, आपके पास आ गया है -3। -3 आ गया है, आपने फाइंड करना है x1 x1 फाइंड करना है। इसका मतलब है कि ये जो b है आप इसको कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में रख दिया, उसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करेंगे -3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 8/3। ठीक है, इसको लिखना, लेकिन लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर दें। x2 जब आप फाइंड करेंगे तो आप इस b को सेकंड कॉलम में यहाँ पर लिखकर उसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे, आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। इसी तरह x3 जब आप निकालेंगे तो आप थर्ड कॉलम में ये वाला b रख देंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, 7/3 कॉलम मैट्रिक्स बनाएं, जो x आपने फाइंड करना था उसमें उसकी वैल्यूज़ ये वाली जो निकाली हैं इनको यहाँ पर पुट कर दें। अब उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपने करना है बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड अगर लिख दिया गया है, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये वाला। अगर आपको कहा गया है इन्वर्जन मेथड से करें तो आपने इन्वर्जन मेथड से ही एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकालनी है। ये मैटर नहीं करता कि उसकी वैल्यूज़ एग्जैक्ट आई हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसने जो मेथड बताया है कि आपने वही लगाया है। यहाँ पर एक ट्रिक है कि जब आप ये वैल्यूज़ निकाल लें, अभी मेरे माइंड में आई कि मैं आपको बता दूँ, ये जब आप तीनों वैल्यूज़ निकाल लें, इन तीनों वैल्यूज़ को कि क्या ये सही आई हैं, इसको देखने के लिए हमने क्या करना है, हमने जो गिवन आपको सिस्टम दिया गया है उसमें आपने पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में। 1 में पुट कर दें तीनों वैल्यूज़ को, या फिर 2 में पुट कर दें। ये अगर तो सेटिस्फाइड हो रही हैं, मीन्स टू से यहाँ पर आपने तीनों वैल्यूज़ पुट की, अगर तो उसका आंसर आ गया है 1 के इक्वल, तो इसका मतलब है आपकी वैल्यूज़ ठीक है। फिर किसी भी एक में भी पुट करके देख लें। ठीक है, ये ट्रिक है कि आपको चेक करने के लिए कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। चलिए इन्वर्जन मेथड वाला करते हैं। इन्वर्जन मेथड में आपने करना है AXB। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया है कि आप इसको यहाँ से डायरेक्ट कुछ यहाँ से आपने इसको ये जो लिखा हुआ है AX = B, यहाँ से आपने B A इन्वर्स नहीं लिख सकते इसको। क्यों नहीं लिख सकते, ये देखें, आपने क्या करना है, A इन्वर्स इधर से अप्लाई करवाना है लेफ़्ट साइड से, एक्स की लेफ़्ट साइड से, ये वाली जो टर्म है इसकी भी लेफ़्ट साइड से, और बी की भी लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड से क्यों, क्योंकि आपके पास ये ए है, इस ए को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, जब भी कोई मैट्रिक्स अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इट विल ब्रिंग नो चेंज। ठीक है, इसलिए हम इसको ए इन्वर्स बी लिखेंगे, बी ए इन्वर्स नहीं लिख सकते। चलिए, अब हमने क्या करना है, हमने ये फार्मूला बना दिया है। अब यहाँ पर आपने फाइंड करना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर एक चीज़ है, आप ए इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा अगर आपके पास सिस्टम जो है ये वाला आपके पास अगर ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमने क्या करना है, ये मैट्रिक्स जो ए है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसको देखना है कि आया वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है -2। इसको आपने एक नंबर होता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं। आप पता चलता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इसको आपने लिखना है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट इन्वर्स एग्जिस्ट। यहाँ पर इन्वर्स की डेफिनेशन आपने लगाई है, तो यहाँ पर एक नंबर आपको इस पॉइंट का मिलता है। ठीक है, कि आपने यहाँ पर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा दी है कि मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पर आ जाता है ज़ीरो, फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना था। ठीक है, फिर वो मैट्रिक्स सिंगुलर बन जाना था। चलिए, अब ए इन्वर्स का फार्मूला आपके पास ये है,
एडजॉइंट क्या होता है आपके पास? एडजॉइंट के लिए हमें फ़ाइंड करने हैं इसके कोफैक्टर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये हमने इससे पहले भी काम किया हुआ है। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। कोफैक्टर का फार्मूला आपके पास होता है AIJ -1 I + J, ठीक है, और साथ में इसके मल्टीप्लाई होता है MIJ। अब यहाँ पर आपके पास जो ये आई है, इससे मुराद है रू। ये जो जे है, इससे मुराद है कॉलम। ठीक है, आई से मुराद है रो और जे से मुराद है कॉलम। यहाँ पर भी जो नंबर यहाँ पर आपके पास आई क्या होता है, वही यहाँ पर होता है, और जो आपके पास कॉलम नंबर ये होता है वही आप यहाँ पर ऐड करते हैं। और MIJ आपके पास क्या होता है, ये होता है माइनर। माइनर की भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। माइनर आपके पास होता है MIJ, ये आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आप ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद आपके पास आता है। ये आपके पास क्या है, कॉलम सी। ठीक है, ith रो और jth कॉलम, जैसे M12, इससे मुराद होगा अगर मैं ये कहूँ कि M12 1 और 2, इसका मतलब है 1 रो, फर्स्ट रो को मैंने डल कर दिया है और सेकंड कॉलम को डल कर दिया है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर उसका था 3 × 3, तो एक रो आपने काट दी उसकी, तो ऑर्डर क्या बन गया 2, और एक आपने कॉलम काट दिया तो ऑर्डर क्या बन गया 2। 2 × 2, 2 रोज उसमें आ जाएंगी और 2 कॉलम्स आ जाएंगी कि एक आपने रो कट कर दी, एक आपने कॉलम कट कर दिया, तो उसका ऑर्डर जो है वो कम हो जाता है। चलें अब इसको देखते हैं। आपने फाइंड करना है A11, तो फार्मूले के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1, और फर्स्ट रो को आपने कट किया है और फर्स्ट कॉलम को, चारों एंट्रीज जो बची हैं उसको यहाँ पर लिख दें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को -1 के साथ, दरम्यान में आ जाता है माइनस। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है A12, 1 2 में आपने क्या करना है 1 + 2, ये इवन पावर जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में बना देती है। ये जो ऑड पावर है 3, वो इसको क्या करती है, वैसे ही रखती है। ठीक है, आप -1 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये देखिए -1 -1, ये आपके पास हो जाता है नेगेटिव जो होता है ना, माइनस माइनस वो प्लस, ये पॉजिटिव। लेकिन अगर आप करते हैं -1 -1 फिर -1, तो इन दो से तो पॉजिटिव हो जाता है, ये तीसरे वाले का -7 में आ जाता है। ठीक है, तो इवन पावर जो होती है वो माइनस को ख़त्म कर देती है, और जो ऑड पावर है उसमें आपके साथ वो आपको वैसे ही माइनस जो है वो वही रह जाता है उसका। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना, इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद जो एंट्रीज आई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा। A13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद जो चीज़ आई है उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये जो पहले लिखा जाता है वो होती है रो और बाद वाला होता है कॉलम। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, जो चारों एंट्रीज बच रही हैं उसको लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, दरम्यान में माइनस लगा के सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा ये। फिर आता है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये जो 4 एंट्रीज बची हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है A23, 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 -2 0 1। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है A13 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये जो चारों एंट्रीज हैं इसको सॉल्व कर लें। उसके बाद आता है 3 2, 3 रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये चारों एंट्रीज जो हैं इनको मल्टीप्लाई करवा लें। इसी तरह आ जाएगा A33 में क्या आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इन चारों एंट्रीज़ को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह करके। अब एडजॉइंट ये होता है कि आपको फैक्टर्स को लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर और उसका आप लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है रोज़ को कॉलम में
रोज़ को कॉलम में चेंज करने को आप कहते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। या फिर आप कहते हैं कि कॉलम को रोज़ में चेंज करने को एक ही बात है, या आप कॉलम को रोज़ में बदल दें या फिर रोज़ को कॉलम में बदल दें, ये आपके पास होता है ट्रांसपोज। इसमें आपने वैल्यूज़ डाल देनी है। वैल्यूज़ डालने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लेना है। पहली रो को पकड़ना है, उसको कॉलम बना देना है। फिर सेकंड रो को पकड़ना, उसको कॉलम बना देना है। थर्ड रो को पकड़कर उसको कॉलम बना देना है। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया है। इन्वर्स के फार्मूले के अंदर पुट कर दें। -2 जो है आपके पास डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई है ये। इसको आपने 1 में पुट कर देना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई किस तरह करवाते हैं, इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ, ठीक है। फिर इसको इसके साथ यहाँ पर प्लस इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ प्लस, ठीक है। ये तीनों टर्म्स आपस में इसी तरह, ये फिर इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ ये, फिर इसको इसके साथ ये। फिर इसको आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी 110, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक सिस्टम दिया गया है। इसमें आपने लिख लेना है ए एक्स और बी। फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स का फार्मूला आपने यहाँ पर लिखना है। इसमें आपको चाहिए ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, एक्सपेंड करेंगे तो वो आपके पास आ रहा है 36 नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद एडजॉइंट के लिए आपने क्या करना है, को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जैसे कि अभी हमने फाइंड किए हैं। को फैक्टर्स फाइंड करने हैं आपने। फिर को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद यहाँ पर आप कर देंगे पुट एडजॉइंट के फार्मूला में। एडजॉइंट के बाद उसका लेंगे ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आप इन्वर्स वाले फार्मूले के अंदर पुट करके 36 जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसके साथ डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको उठाकर 1 में पुट कर दें, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया है इसके साथ, ये आ गया। फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ, ये आ गया। फिर थर्ड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। सॉल्व करने के बाद 36 से उसको डिवाइड किया है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। और इसको डिवाइड जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है कि पहले इसको डिवाइड कर लें, इसको इसके साथ, फिर हर टर्म के साथ डिवाइड कर लें, इसको 1 बाय 1 डिवाइड करने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। इस तरह भी आंसर आ जाता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे दिया गया है सिस्टम में कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मिसिंग है। जैसे इसमें अगर आप देखते हैं एक्स प्लस वाई है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का है। जी वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो उसकी जगह पर आप लिख देंगे 0, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड है उसमें 2 है एक्स का, वाई का नहीं है तो वाई की जगह पर आ जाएगा 0, जी का आ जाएगा -1। थर्ड वन में एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर आ जाएगा 0, तो आपके पास आ जाएगा 2 का आ जाएगा, सॉरी वाई का आ जाएगा 2 और जी का आ जाएगा -3। ये जो एक्स वाई जी हैं इसको इस तरह लिख लें, ये जो कॉलम है इसको बी बना दें। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला है ये। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। ए का आप डिटर्मिनेंट लेंगे, एक्सपेंड करेंगे रो 1 से तो आपके पास आ जाएगा 8 नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट के लिए आपने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने जॉइंट के फॉर्मूले में पुट करके उसका ट्रांसपोज ले लेना है रोज़ को कॉलम में, ठीक है। रोज़ को कॉलम में पुट कर देना है। पुट करने के बाद यहाँ पर आपने ए इन्वर्स का फार्मूला जो था वहाँ पर पुट कर दें। ए इन्वर्स के फार्मूले को उठाकर जो पहला आपके पास रिलेशन था एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स पी, वहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 8 के साथ, उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास सिर्फ ये 2 ही थे हमने करने। अगर रो ऑपरेशन, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या फिर कॉलम ऑपरेशन वाले इस साल हमें दिए तो हम वो उसका सलूशन बाद में कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।